और या फिर है कि जैसे कि 5-7 सीट जो है जैसे कि उनकी आती है कांग्रेस की और इनकी आती है 30 के आसपास, तो फिर अगेन वो चीजें कि कहीं ना कहीं जो नोरा कुश्ती जो अभी कर रहे हैं तो फिर मिलजुल के सरकार बनाने का काम करेंगे। तो अभी अगर कुल मिलाकर बात अगर की जाए साहिल जी, तो साफ तरीके से जो चीजें हैं बिल्कुल ऐसी स्पष्ट नहीं है और ऐसा नहीं है, मामला कांटे के टक्कर वाला है और चीजें कहीं भी एक तरफ जाती हुई नजर नहीं आती हैं और चीजें सब मुश्किलात में है। ठीक है, मैं वापस रुक करूंगा, आपका समाज से राकेश सिंह परमार भी जुड़े हैं, पर मैं ये सवाल जरूर करूंगा कि आप कहते हैं कि ये अंत में ये गठबंधन करेंगे, ये कहां से मुमकिन है? ये इसके बाद में आएंगे, पहले मैं राकेश सिंह परमार जी के पास जाऊंगा। सर, जिस तरह से आप काफी तजुर्बा रखते हैं और दिल्ली राजनीति को काफी करीब से जानते भी हैं, समझते भी हैं, तो दिल्ली में मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? क्या पोस्टर वार, जिस तरह हमने देखा था महाराष्ट्र में जाके प्रधानमंत्री जो है वो कश्मीर का जिक्र करते हैं, 370 का जिक्र करते हैं, चुनाव महाराष्ट्र में है और जिक्र कश्मीर का करते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को कश्मीर से क्या लेना देना? और अब वो चीजें देखने को यहां पे नहीं मिल रही हैं। ये भी साफ करूंगा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, ये नैरेटिव बहुत तरीके से सेट किए गए, पर इन चुनावों में कुछ अलग से नजर आ रहा है। यहां पे पोस्टर वार एकदम बड़े जोरों शोरों से शुरू हो गया और ये शुरू हुआ यूपी उपचुनाव से। तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो एफआईआर भी हुई है और एफआईआर के बाद आरोप प्रत्यारोप हर एक पार्टी लगा रही है, ना कि सिर्फ बीजेपी आप पे, आपके साथ कांग्रेस पे। तो इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? शाही जी नमस्कार, दिलीप भाई को भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, एफआईआर तो पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेता पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष पर होना चाहिए, सरासर झूठ बोलने के लिए। मेरा यह मानना है कि हम आजादी से अब तक मतदाताओं को मतदान देने का तरीका नहीं बता पाए, हम अपनी ही बात करते रहे, इसलिए मतदाता दिग्भ्रमित। मतदाता यह पूछने की हैसियत कहूं या हिम्मत नहीं कर पा रहा है ये जानने का कि जिस राज्य की बजट घाटे में है वहां फिर से मुफ्त में बांटने की पोजीशन क्यों आई, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यह बात हम और आप मतदान के टाइम में पूछ नहीं पाते, और जिनको पूछना होता है, जैसे विदेशों में, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है कि आप ये बात करेंगे तो इसका आधार ये है, ये करेंगे तो इसका आधार ये। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई पर बहुत जोर कभी भी नहीं दिया गया, मतदाता हमारा शिक्षित नहीं है, और जो पढ़ा लिखा है, डिग्रीधारी है, मतदान के मामले में वो भी अशिक्षित ही है। क्योंकि अगर वो शिक्षित होता तो वो पूछता कि भाई आप ए और बी पार्टी मिल करके चुनाव लड़े हैं और परिणाम आने के बाद सी और डी के साथ जाकर के सरकार बना ले रहे हैं, ऐसा क्यों? यह झूठ बोलने के लिए आपको जेल में क्यों रखेगी? हम और आप कोई गलत बयानी कर दें तो पुलिस शाम को लठ लेकर के हमारे आपके दरवाजे पर आ जाएगी। लेकिन अभी केजरीवाल या कोई भी, मैं नाम के लिए कह रहा हूँ, सोने की चेन जाते हो। अभी 10 दिसंबर को मेरी बिटिया की शादी हुई थी, हमने कोई ज्वेलरी बनाया था, हर पिता बनाता है, 78,000 रुपये तोला सोना है यहाँ पर। मतलब एक ज्वेलरी 1.5 लाख पौने 2 लाख में आती है। क्या कोई भी आदमी इतना बेवकूफ है कि एक वोट के लिए 1.5-2 लाख रुपये देगा? यह सरासर झूठ है कि नहीं है? तो इस पर उसको आजीवन वोट देने का अधिकार से महरूम क्यों नहीं किया जाए? और मुद्दे की जहां तक आपने बात किया, मैंने क्या बोला, मतदाताओं को यह पूछने का अधिकार ही नहीं दिया गया को पूछे कि भाई बिहार में जम्मू से क्या मतलब? आप कह सकते कोई जम्मू भारत का अभिन्न अंग है, बिल्कुल हमारा अभिन्न अंग है। लेकिन मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली में अभी मतदान 5 तारीख को होगा, परिणाम 8 तारीख को आएगा। तो मेरा मुद्दा कश्मीर की सर्दी तो है नहीं, वहां बर्फ गिर रहा, तो वहां पर बर्फबारी से बचाव के उपाय पर वोट होगा। हमारे यहाँ तो नाली जाम है, इस पर उपाय पर वोट होगा ना। मेरे घर के आगे की नाली जाम, सीवर चौक है, पानी तो अभी कल बारिश हुई थी, पानी सड़क पे आ गया, इस पर कोई नहीं पूछ रहा। पिछले बार केजरीवाल ने कहा था कि कूड़ा हटा देंगे नहीं तो वोट नहीं मांगेंगे, वो कूड़ा और ज्यादा बढ़ गया। तो जब तक नेताओं को झूठ बोलते रहने की छूट मिलेगी, तब तक आप कहीं का मुद्दा कहीं पर सटाने का बात करेंगे। उस ओरिजिनल मुद्दे पर नेता आ ही नहीं सकता है। अगर ओरिजिनल मुद्दे पर आ जाए तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, और जब चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा तो उसका क्या मतलब है राजनीति में बने रहे? राजनीति में कोई आपके भले के लिए नहीं आया, वो अपना पैसा, पैसा और पावर के लिए आया है, और वो अवैल करता रहेगा, उसके लिए आपको लड़वाता रहेगा। और आपको यह समझ जब तक आएगी तब तक हमारा देश श्रीलंका हो जाएगा और वो देश हो जाएगा, और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है
कि कुछ पत्रकार इस पर बात रखते हैं, उनका कोई सुनता नहीं है, और जो लोगों की बात सुनी जाती है वो इस पर कुछ कहते नहीं। चलिए, इस तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये जो कुछ फैक्टर मैंने आपको बताए, ये इनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। साहिल जी, राकेश परमार जी, जिस तरीके से साफ तौर पर इन चुनावों के अंदर हम एक चीज को हमेशा, जैसे भी बात की है संदीप कुमार जी ने भी, पूर्वांचली एक अहम भूमिका जो है वो निभाते हैं दिल्ली में चुनाव में हमेशा। तो जिस तरह की बयानबाजी हुई है, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ये सही राह पे केजरीवाल जा रहे थे, या इस बात को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, नैरेटिव अलग सेट किया जा रहा है, और वही नैरेटिव ये भी सेट हो रहा है कि भ्रष्टाचार पर लगातार आरोप लगते रहे। उसके साथ अगर यमुना की बात की जाए तो केजरीवाल तब कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो यमुना में हम डुबकी लगाएंगे सब, और सबसे पहले मैं जाऊंगा, और वो चीजें क्लियर नहीं हो पाई, और उसके बारे में जिक्र भी कोई नहीं करता। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल को ज्यादा टिकट दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसका नायब मंत्री राय पूर्वांचल का है, उसका राज्यसभा में सांसद संजय सिंह पूर्वांचल के हैं, बहुत सारे विधायकों को उसने पूर्वांचल के लोगों को दिया है। लेकिन पूर्वांचल वाले मामले में अरविंद केजरीवाल का ईमानदारी से स्लिप ऑफ टंग था। असल में वो योगी आदित्यनाथ को लपेटना चाह रहे थे, और उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश इस्तेमाल कर दिया, और बाकी राजनीतिक दल के लोग उसको उठा लिए हैं। हमारा मानना है कि अब लोगों के छवि पर मतदान नहीं हो रहा है, नहीं तो लालू प्रसाद यादव का परिवार चुनाव में लड़ता ही नहीं, मायावती जी के नाम पर कोई वोट ही नहीं मिलता, मुलायम सिंह के परिवार के लोग फार्म भरने की हैसियत में नहीं होते, तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु की पार्टी, यह सब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि ये सब के सब सरकार बनाते हैं, रेलिवेंट है। केजरीवाल के मामले में भी वही है। देखिए, केजरीवाल का छवि बिल्कुल मदारी जैसा है, वो झूठ बोलने में उसे शर्म नाम की कोई चीज नहीं आती। हर नेता बेईमानी करता है, हर नेता घोटाला करता है, जहां मिलता है मौका वही घोटाला करता है, लेकिन बेशर्मी से झूठ कोई नहीं बोल पाता कि मैं जमुना में डुबकी लगाऊंगा। उसको पता है जमुना का छोड़ो, अपने लड़की के पानी में डुबकी बिना फिल्टर किए नहीं लगा सकता है। लेकिन मतदाता को, मैं पहले भी कहा था कि हमने मतदाता को मतदान देने का तरीका बताया नहीं, नफा नुकसान समझाने का बताया नहीं। आप 200 यूनिट फ्री बिजली दे दे, फलाना दे दे, मतदाता प्रभावित हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को अंदर से कोई न कोई सूचना जरूर है। अब की बार उसने सारे नट बोल्ट टाइट कर दिए। उसने ग्रंथियों को पैसा देने की बात की, उसने मंदिर के पुजारियों को पैसा देने की बात की, उसने जाट बंधुओं को अपने घर पे बुला करके उनको पटाने की बात की। कुछ चीज को उसने नहीं छोड़ा है। मतलब उससे अंदर की रिपोर्टिंग है कि वो आदमी परेशान है और मतदाता उसे विमुख होता जा रहा है। चाहे कितना हो, फ्री 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 कर लो। जब मूवमेंट आपके विरुद्ध होती है तो कोई फ्री काम नहीं आता है। हमने इसके पहले भी देखा है, अब भी देखेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, वो लोग बेशक कुछ है, हमें इस मामले को आगे रखना चाहिए कि आप चुनाव लड़े तो विकास पर लड़े कि मैं इतना अस्पताल बनाऊंगा, इतना इस विद्यालय बनाऊंगा। झूठ ना बोले कि वर्ल्ड क्लास विद्यालय बन गया। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं कोई स्कूल नहीं देखता जो वर्ल्ड क्लास हो, लेकिन सफेद झूठ जाके पंजाब में बोला, दिल्ली में बोला, पंजाब छोड़िए, बदरपुर में आया था और यही बोल के गया कि देखिए हमने जो कहा था ना सफाई, कूड़े के ढेर पर उसका मंच लगा हुआ था। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि किसी ने नहीं पूछा कि भाई तेरा जो मंच है वो कूड़े के ढेर पर लगा हुआ है। अब ये ना तो पूछने वाला है ना ही कहने वाला है। अब पूछने वाला मान लीजिए भाजपा पूछ दे तो बोल देगा जो पहाड़ कूड़े का किया था वो तो तुम्ही ने किया था ना। कांग्रेस पूछ दे बोले 15 साल सीधा दीजिएगा, 5 दिन में तो पहाड़ हो नहीं गया। तो जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर कोई एक दूध का धूला होता तो वो बात को रखता, लेकिन यहाँ तो कोई धूला नहीं है। और उसकी जिम्मेवारी मैं जनता को देता हूं कि वो बहकावे में और प्रभावित होकर के वोट देते हैं। अगर एक बार सोच समझ के वोट दे दे कि यार ये तो आदमी सफेद झूठ बोल रहा है, बच्चों की बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सही बात है कि एक बार सोच समझ के वोट करना चाहिए, मत करना चाहिए। चर्चा यूं भागीदारी कितनी है इस चुनाव में, तो हमारा तो ये मानना है, जैसा कि बाकी और विश्लेषक लोग कर रहे थे, कि इस बार जो चुनाव होनी चाहिए विकास पे होनी चाहिए, महिला के मुद्दे पे होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो उनके डेवलपमेंट की बात करता है, जो उनके भविष्य, उनके बच्चे के भविष्य की बात करता है, उस पे चुनाव होनी चाहिए।
बिल्कुल, मेरा सवाल रहेगा राकेश सिंह से। राकेश सिंह जी परमार जी, जिस तरह से क्राउड फंडिंग का भी जिक्र आया इसके बीच में, तो ये चुनाव कुछ अलग ही नजर आ रहा है। क्राउड फंडिंग कराने की जरूरत क्या पड़ गई? कि देखना चाहते हैं कि कितना क्राउड इनके पास आता है, कितने लोग इनके हक में आते हैं, कितना पैसा इकट्ठा होता है, तो उसके बाद समझ आएगी बात। क्राउड फंडिंग वाली बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ईमानदारी से हो तो फिर अंदर खाने फंडिंग की बात नहीं आ पाएगी। लेकिन नेता क्राउड फंडिंग नहीं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए क्राउड फंडिंग की बात करते हैं। 500 रुपया आएगा, वो 500 करोड़ दिखाएंगे, कहेंगे इतना मेरे पास क्राउड था। वो बेईमानी है, इसलिए उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। पहले चंद्रशेखर जो करते थे, जो प्रकाश जी होते थे, कहते थे 1 वोट 1 रुपया, इस तरह की मांग होती थी और वो सार्वजनिक होता था। आज क्या है कि चंदा एक धंधा हो गया है और बड़े लोगों से लिया जा रहा है। आपने देखा होगा ये जो चुनाव बॉन्ड जारी हुआ है, सारे माफिया, दारू वाले और तरह तरह के करप्शन में लिप्त लोगों ने चंदा दिया है। आप चंदा उनसे भी लिया है जिन पर देशद्रोह का इल्जाम है। तो इन सब को खत्म करके अगर सीधा सीधा ईमानदारी से क्राउड फंडिंग किया जाए तो उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन नेता कोई काम सीधा कर दे, ईमानदारी से करे, तो फिर वो नेता किस बात का? तो वो उस पर तो प्रश्न लगेगा। इसलिए क्राउड फंडिंग को मैं विरोध करूंगा, इसलिए कि क्राउड फंडिंग पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से हो तो ये बेस्ट बात है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी चर्चा रही आप तीनों के साथ। दिनेश सिंह जी आपके साथ भी, राकेश सिंह परमार जी आपके साथ भी, और संदीप कुमार वर्मा जी आपके साथ भी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। साफ तौर पर दिल्ली में चुनाव है, 17 सीटों में चुनाव होगा। 5 तारीख को चुनाव, 8 तारीख को चुनाव के मतगणना के परिणाम आएंगे। अब देखना यह होगा कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना भी पाती है या नहीं। फिलहाल आज के ललकार में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।